वंदे भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से जुड़ी तमाम नई नई जानकारियां। हमारा मकसद होता है इन जानकारियों का किसान उचित इस्तेमाल कर सके और उनकी आय में वृद्धि हो, साथ ही वो देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाए ही, उनके आर्थिक विकास को भी बल मिले। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड कृषि मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे किसानों को काफ़ी लाभ भी हो रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं कृषि मंत्रालय में डीडी किसान के स्टूडियो, जहां पर कृषि मंत्रालय के क्रेडिट विभाग में अपर सचिव अनिल कुमार मीणा विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि कैसे हमारे किसान क्रेडिट कार्ड से लाभ ले रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड कृषि एवं कल्याण किसान मंत्रालय की एक विशेष स्कीम है जिसके माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर जो ऋण है वो प्राप्त कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो अल्पावधि जो ऋण हैं उसके लिए 3 लाख रुपए तक के ऋण पर इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जा रहा है, जिससे किसानों को यह ऋण टोटल 7% की ब्याज दर पर मुहैया कराया जा रहा है। उनको कृषि कार्यों की ज़रूरतों के लिए यह ऋण दिया जा रहा है। इसके लिए एक अतिरिक्त लाभ किसानों को दिया जा रहा है कि यदि किसान इसको समय से इस ऋण की भुगतान 1 वर्ष के अंदर कर देते हैं तो उनको 3% का अतिरिक्त ब्याज का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे यह ब्याज दर उनको 4% की पड़ती है। इस स्कीम के लिए जो पात्रता है, जो किसानों के लिए जो पात्र किसान हैं, वो चाहे मजदूर हों, बटाईदार किसान हों, मौखिक किसान हों, संयुक्त देयता समूह के ग्रुप के लोग हों या संयुक्त देयता समूह के लोग हों, वो इसके लिए पात्र किसान हैं। तो भारत सरकार की ये पहल सभी वाणिज्यिक बैंकों, कॉमर्शियल बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से, सहकारी बैंकों के माध्यम से इस ऋण को उपलब्ध कराया जा रहा है। हमें एसएस न केवल कृषि कार्यों के लिए दिया जा रहा है बल्कि पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी उद्यमों के लिए भी इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ किसानों को दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए तक का ऋण वो इस स्कीम के माध्यम से ले सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। MISS स्कीम के माध्यम से किसान ज़्यादा से ज़्यादा लोन अर्थात 3 लाख रुपए तक का जो लोन लेकर अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए खाद, बीज, कीटनाशक या अन्य घरेलू उपभोग की सामान के लिए, वो मशीनों के रखरखाव के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। तो किसानों को हमारे भारत सरकार का यही विशेष रूप से आह्वान है कि वो साहूकारों के चंगुल में ना फंसें। वो साहूदारों को जो से मिलने वाले
जो छोटे लोन पर अधिक ब्याज का जो भुगतान करते हैं उससे बचें और भारत सरकार की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का वो फ़ायदा उठाएं और अपने परिवार का और देश का वो पालन अच्छे से कर सकें। आइए अब नजर डालते हैं कृषि दर्शन के पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। बीते दिन रबी फसलों के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को लेकर सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है, यानी किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और उन्हें अपने उपज का बेहतर दाम प्राप्त हो पाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिले, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास में रहती है और समय समय पर एमएसपी में सकारात्मक बदलाव भी करती है। इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। इस बार सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दाल, जिसमें मसूर के लिए 425 रुपए प्रति क्विंटल, रेपसीड सरसों के लिए 200 रुपए प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई है। गेहूं व कुसुम प्रत्येक के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। जौ व चने के लिए क्रमशः 115 रुपए प्रति क्विंटल और 105 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। विपणन सीजन 2024-25 के लिए अनिवार्य रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना स्तर पर निर्धारित करने की बात कही गई थी। अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर अपेक्षित लाभ गेहूं के लिए 102%, रेपसीड सरसों के लिए 98%, दाल के लिए 89%, चने के लिए 60%, जौ के लिए 60% व कुसुम के लिए 52% है। रबी फसलों की इस बढ़ी हुई एमएसपी से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन भी मिलेगा। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा तय की गई नई एमएसपी किसानों के बेहतर भविष्य के लिए लाभान्वित साबित होगा। पारंपरिक खेती के साथ अगर हमारे किसान बागवानी को भी अपनाते हैं तो इससे उनकी आय में अच्छी वृद्धि हो सकती है। इसमें कई तरह के विकल्प हैं जिन्हें हमारे किसान अपना सकते हैं। सरकार भी इससे लगातार प्रोत्साहित कर रही है। नई नई योजनाएं बागवानी से जुड़ी हुई किसानों तक पहुंचाई जा रही हैं। इसके साथ ही साथ इन योजनाओं का प्रभाव भी बागवानी के क्षेत्र में देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमान के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, जिसमें बताया गया है कि बागवानी का क्षेत्र किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है और इसकी पैदावार की फिलहाल क्या स्थिति है। नजर डालते हैं अग्रिम अनुमान पर। आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2022-23 में कुल बागवानी उत्पादन 351.92 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो वर्ष 2021-22 की तुलना में लगभग 4.74 मिलियन टन 1.37% की बढ़ोतरी है। फलों, सब्जियों, वृक्षारोपण फसलों, फूलों व शहद के उत्पादन में वृद्धि होने का अनुमान है। फलों का उत्पादन वर्ष 2021-22 के 107.51 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2022-23 में 108.34 मिलियन टन होने का अनुमान है। सब्जियों का उत्पादन वर्ष 2022-23 में 212.91 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2021-22 में 209.14 मिलियन टन था। वृक्षारोपण फसलों का उत्पादन वर्ष 2021-22 में 15.76 मिलियन टन से बढ़कर 2022-23 में 16.05 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो लगभग
1.78% की वृद्धि है। आलू का उत्पादन 60.54 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जबकि वर्ष 2021-22 में ये 56.18 मिलियन टन था। बीते दिनों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के लिए वर्ष 2022-23 का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। इसके अनुसार वर्ष 2022-23 में देश में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 351.92 मिलियन टन होने का अनुमान है। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में खाद्यान्न के साथ ही बागवानी का भी लगातार रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, जो हमारे किसान भाइयों की कड़ी मेहनत और कृषि वैज्ञानिकों की कुशलता, किसानों के लिए कल्याण के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। देखते रहें कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं महिला किसान संतोष बचार से, जो कि राजस्थान की सीकर की रहने वाली हैं। संतोष ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से पहचान बनाई है और अन्य महिलाओं के लिए भी वो उदाहरण साबित हो रही हैं। जी हाँ, किस तरीके से उन्होंने जैविक खेती को अपनाया है और साथ ही इसमें लगातार आगे बढ़ते हुए अपने लिए ज़मीन तैयार की है, अन्य महिलाओं को भी उससे जोड़ रही हैं। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की कहानी कृषि स्टार्टअप में। हिम्मत वाले पल में बदल देते हैं दुनिया को। सोचने वाला दिल तो बैठा सोचा ही करता है। कुछ ऐसी ही कहानी है राजस्थान के सीकर की उस महिला किसान की, जिन्होंने जैविक खेती कर देश के सामने एक नया उदाहरण पेश किया है, साथ ही जिनकी कामयाबी के गीत हमारे देश के राष्ट्रपति भवन के गलियारों में भी गूंजते हैं। 2017 के माय हम राष्ट्रपति भवन में 70 साल बाद में किसान महिला सिर्फ में एक ही गई थी, जो 15 दिन मेहमान के रूप में वहां राष्ट्रपति भवन में रुकी थी। 30 बीघा खेत की मालकिन संतोष ने उन्नत जैविक खेती की शुरुआत 2002 से की। जैविक तरीके से नए बीजों से गाजर की खेती कर इन्होंने पूरे विश्व को एक नई राह दिखाई। आज अपने देश को प्रधानमंत्री है, वो भी वो बात बोल रहे हैं कि आपने आज किसाना के दुगुनी मतलब आय होनी चाहिए, दुगुनी पैदावार होनी चाहिए। तो दुगुनी पैदावार आपने यहाँ तो हुए कोई नहीं, मतलब हर चीज़ वहाँ पर हटकी करसियाँ, जैविक करसियाँ और अपनी मार्केट में आप अपनी मतलब जानकारी करसियाँ और बा बढ़ा से आप हर जगह जा जाए अपनी जानकारी के हिसाब से वहाँ ने आगे बढ़ना पड़सी और जैविक करके और मतलब किसानन प्रचार प्रसार करना पड़सी। जना आज आपने जाके दुगुनी पैदावार सी। आज सरकार का भी यह चीज़ है कि हर चीज़ आदमी स्वस्थ रहे और अच्छी चीज़ खाए, तो अच्छी चीज़ हमारी जैविक से ही मिलेंगे और जैविक का मार्केट होगा तभी हमको फायदा मिलेगा। इस प्रगतिशील महिला किसान ने गाजर के नवाचार से सबको हैरत में डाल दिया। काली व लाल गाजर का रंग अंदर से बदलकर उसमें मिठास को तो बढ़ाया ही, साथ ही उत्पादन में भी 1.5 से 2 गुने तक का फायदा हुआ और उन्होंने इस बीज का पेटेंट भी कराया है। हमारा तो ये प्लान है कि हम जो खेती कर रहे हैं और बीज का काम करें, तो बीज की हम बड़ी एक कंपनी बना रहे हैं, बनाएंगे उसको। हमारा ये है कि भाई हमारे आगे से आगे मतलब हम तो कितने दिन तक करते रहेंगे कि आगे से ये कंपनी हमारी चलती रहे। उनकी गाजर की नई किस्म 75 दिनों में उपज दे सकती है, पिछले बीजों की तुलना में लगभग 15 दिन पहले, क्योंकि वो जल्दी अंकुरित होते हैं। संतोष पवार को खेती के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा इन्हें करीब 150 प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। पहले हमें पंचायत स्तर पर सम्मानित हुए थे, फिर हम जिला स्तर पर सम्मानित हुए थे, फिर हम मतलब जैसे राज्य स्तर पर सम्मानित हुए थे, मतलब जैसे हमको कलेक्टर से हुए थे, मुख्यमंत्री से हुए थे, फिर हम सीधे ही हम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से 2013 के माह हमारे खेत का 2 साल तक सर्वे चला था, फिर 2013 के माह हमें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। इस तरह अनेक संघर्षों और परिस्थितियों की जंजीरों को तोड़कर संतोष बचार ने कृषि क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान, भारत की शान।
उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि विशेष तौर पर हमारे किसानों की बेहतरी के लिए हैं। फार्मिंग इंडिया में आइए आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। इसके माध्यम से हमारे किसानों के खेतों में सोलर पंप लग रहे हैं, जिससे उनकी ऊर्जा की जरूरत तो पूरी हो ही रही है, लागत भी घट रही है, साथ ही वो पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान इसका लाभ ले सकते हैं। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना।
जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। किसान भाई बहनों, ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको सरकार की इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आशा करते हैं कि आज के कृषि दर्शन में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे ज़रूर आप लाभ लेंगे। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं, फीडबैक है, कोई सवाल हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए पता नोट कर लें, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का अपना कार्यक्रम है। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। इससे हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद मिलती है। चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि आप ये कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल से भी जुड़ें। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ दूरदर्शन किसान पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। रोज सब्जी का स्वाद